क्वेश्चन आंसर आज करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा है। अगर मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके समझ जाओगे, बट मैं आपको बोल बोल के सारी चीज़ें पढ़ा देता हूँ। लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें, यानी कि लेखक के पिताजी के बारे में अपने शब्दों में आपको बताना है कि कैसा थे। लेखक के पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह है। तिरिक्ष कहानी का संबंध भी इनके पिताजी से ही है, यानी प्रेम कुमार जी से इस कहानी का संबंध है तिरिक्ष चैप्टर का। पिताजी का शरीर दुबला पतला था, बाल ऐसे थे मक्के के भुएं के जैसे। कैसे? मक्के के भुएं के जैसे बाल थे। वह बोलते कम थे और सोचते अधिक थे। क्या मेरे भाई? वह बोलते कम और सोचते अधिक थे। उनको है ना जानती थी, मतलब देखो दुनिया उनको जानती थी, सम्मान करती थी। लेखक को उनके संतान होने का गर्व था, यानी कि लेखक को बहुत अभिमान था, बहुत गर्व था कि मैं इनका पुत्र हूँ, है ना, प्रेम कुमार का। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, बस क्वेश्चन आंसर लगाएंगे बहुत कम समय में, आराम से बस देखो। तिरिक्ष क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? यानी तिरिक्ष क्या है और कहानी में किस चीज़ का प्रतीक है? तिरिक्ष एक प्रकार का भयावह और विषैला जीव है, यानी बहुत खतरनाक जीव है। कहानी में इसे सांप का प्रतीक माना गया है, यानी एक सांप की तरह ये होता है। कहा जाता है कि इसके अंदर जहर काले नाग से 100 गुना अधिक होता है, यानी जितना काले नाग में जहर होता है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा जहर तिरिक्ष में होता है। अर्थात सांप किसी को काट ले तो वो बच सकता है, परंतु तिरिक्ष काटने के बाद बहुत ही असंभव है कि बचना बहुत मुश्किल है, यानी कि बचने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि तिरिक्ष इतना पावरफुल है। और अगला सवाल है जो 3 नंबर का सवाल है कि तिरिक्ष को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित क्यों लगता था? मेरे भाई, तिरिक्ष को जब लेखक जलाने गया था तो उसे पूरा जंगल परिचित क्यों लगता था? तिरिक्ष को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित है क्योंकि तिरिक्ष हमेशा ही लेखक के सपने में आता है। वह सपने में जंगल पहुंच जाते थे जहां जंगल पर तिरिक्ष को, है ना, लेखक का पीछा करता था, यानी कि वो सपने में देखते थे कि जहाँ वो तिरिक्ष को जलाने गए थे वहाँ उनको जंगल जो था वो लग रहा था कि देखा ताका हुआ है, तो सपने में देखा करते थे। ठीक है, लेखक उसी जंगल में वह तिरिक्ष को जलाने पहुँचे हैं, इसलिए पूरा जंगल परिचित सा लग रहा है। जो सपने में जंगल आया करता था उसी जंगल में तिरिक्ष को जलाने पहुँच गए हैं, तो इसलिए उनको पूरा जंगल कैसा लगता है मेरे भाई? परिचित लगता है। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, 4 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना, ठीक ना। कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? यानी कहानी में जो चित्र वर्णित है शहर के बारे में, उससे आप कितना परिचित हैं? विज्ञान के विकास के कारण वर्तमान में शहर और गांव की जो लगभग दूरी है ना, वो मिट चुकी है। अतः दोनों ही जगहों पर संस्कृति में एक रूपता आने लगी है। यानी जो संस्कृति क्या होती है मेरे भाई? जो हमारा आचरण है, रहने का, बोलने का, ये सब दोनों चीज़ों में कॉमन अब हो चुका है, गांव में और टाउन में भी। प्रस्तुत कहानी में वर्णित शहर के चरित्र में पूर्णतः सहमत हूँ, यानी बोलते हैं कि मैं सहमत हूँ इस बात से कि दोनों अब कॉमन हो चुका है। आज वास्तविकता को जाने बिना लोग भीड़ में पीछे भागते नजर आते हैं, यानी कि क्या सच है क्या झूठ है लोग ये नहीं देखते। जहाँ भीड़ लग गया बस वहाँ लोग भीड़ लगा देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, थानों पुलिस वाले भी पूरी तरह से अयोग्य हैं, यानी कि अच्छे नहीं रह गए जो थाने और पुलिस के मतलब लोग हैं, जो पुलिस है थाने वाले। और आक्रमण दिखाई पड़ते हैं, है ना, मतलब आक्रमण दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ऐसा दिखाई देते हैं कोई भाई प्रोटेक्शन नहीं है, समझ रहे हो, मतलब पुलिस से इंसान डर रहा है। बैंक के धन निकासी अपने आप में बड़ी यातना बन गई, यानी कि अगर पैसे निकालने हैं बैंक से गांव वालों को तो एक बहुत बड़ी दुविधा है, यातना है, खासकर ग्रामीण गांव वालों को, यानी कि गांव वालों को बहुत दिक्कत है बैंक से पैसे निकालने में। अगला सवाल है 5 नंबर का सवाल, लेखक के पिताजी बोलने से परहेज क्यों करते थे? यानी कि वो कम बोलते क्यों थे? लेखक के पिता प्राय चिंतन में डूबे रहते थे, इस क्रम में बोलना ही भूल जाते थे। बोलने के लिए उनके पास भाषा का अकाल पड़ जाता था, यानी वो सोचते थे कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, उनके पास शब्द ही नहीं होते थे बोलने के लिए। इतना वो चिंतन गहरा, मतलब गहराई वाले चिंतन में डूब जाया करते थे। अगला 6 नंबर का सवाल है कि लेखक ने तिरिक्ष को कब देखा? तो ध्यान से देखना। एक तालाब के किनारे बड़े बड़े चट्टानों का ढेर था, एक तालाब के किनारे बड़ा बड़ा चट्टान का ढेर था, है ना, बड़ा बड़ा चट्टान का ढेर था एक तालाब के किनारे, पानी बह रहा है, हाँ ठीक है। तिरिक्ष उसी में रहता था, है ना। ग्रीष्मकालीन दोपहर में पानी पीने निकला था तो लेखक ने उसी समय उसे देख लिया था। यानी तिरिक्ष ग्रीष्मकालीन समय में पानी पीने के लिए बाहर निकला
तो लेखक ने तिरिच को देख लिया। अगला सवाल, तिरिच काटने पर लेखक के पिता का क्या उपचार किया गया था। देखो, तिरिच काटने पर है ना एक और झाड़ फूक और जादू टोना के सहारे विष उतारने का प्रयास किया जा रहा था, है ना। दूसरी ओर अरंड के पत्ते और कंडे के राख से विष उतारा गया। काटे गए स्थान को चीर कर जहरीला खून निकाल दिया गया, यानी कि जहाँ पर काटा गया था ना तिरिच के द्वारा, उस स्थान को काट कर वहाँ से सारे खून निकाल दिए गए थे, जहरीला खून। और उसके बाद पोटेशियम परमामैग्नेट लगा के घाव को बांध दिया गया था, ठीक है, यानी कि साफ करके। चलो, और अगला सवाल है 8 नंबर का। लेखक के पिता को विषैला तिरिच काट लिया था, फिर भी लेखक को चिंता नहीं थी, क्यों? ध्यान से देखना। लेखक जानता था कि काटने के बाद पेशाब में लौटने से पहले यदि उसे मार दिया जाए तो आदमी उसके काटने के बाद भी नहीं मरता, यानी तिरिच काट के और खुद पेशाब करके उसमें लौट जाए तो आदमी जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा। लेकिन लेखक जानता था कि उसके पिता ने तिरिच को मार दिया था, इस कारण लेखक को चिंता नहीं होती है। यानी लेखक जानता था कि पिता को जब तिरिच ने काटा तो पिताजी ने तिरिच को मार दिया था, तो इसलिए उसे कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि अब वो पेशाब करके लौटेगा नहीं। समझ लिए? चलो, अगला सवाल है, लेखक के पिता को शहर जाना जरूरी था, क्यों? अदालत में पेशी थी, इसलिए लेखक के पिता को शहर जाना जरूरी था। पेशी से अनुपस्थिति रहने पर वारंट भी निकल सकता था, यानी अगर वो अदालत नहीं जाते तो उनको वारंट के मुताबिक जेल में डाल दिया जाता। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया एक एक चीज़, और आगे के वीडियोज़ में तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव मेरे भाई, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आता है लेक्चर देखने में मेरे साथ। अगला हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। बेस्ट ऑफ लक।